अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जिनमें रोमांच के साथ साथ थोड़ा सा खतरा भी है, तो ये कहानी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कहानी का बैकग्राउंड समुद्र और एक सुनसान से द्वीप के आसपास घूमता है, जहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिसकी तलाश कई लोग कर रहे हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक छोटा सा द्वीप, वहाँ रहने वाले लोग, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इस जगह का अतीत इतना सीधा नहीं और कुछ पुरानी घटनाएं आज भी लोगों का पीछा कर रही है। इस कहानी में आपको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जहाँ खतरा अचानक सामने आ जाता है और लोगों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। साथ ही में ये सिर्फ बाहर के खतरों की कहानी नहीं है, बल्कि अंदर के डर, हिम्मत और रिश्तों की भी कहानी है। तो अब बिना ज्यादा खुलासा किए चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जो एक तूफानी रात से शुरू होता है। रात का समय है और समुद्र में भयंकर तूफान चल रहा होता है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच एक जहाज आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उस पर समुद्री डाकुओं का हमला हो जाता है। ये डाकू बहुत ही बेरहमी से कई बेगुनाह लोगों को मार देता है और जहाज के कप्तान बॉर्डन को पकड़ लेते हैं। दरअसल बॉर्डन के जहाज को हाल ही में एक ऐसा खजाना मिला था जिस पर समुद्री डाकुओं का निशान बना हुआ था। ये वही खजाना होता है जिसे डाकू पहले खो चुके थे और अब उसे वो वापस पाना चाहते हैं। इसलिए वो बॉर्डन से लगातार पूछताछ करते हैं, लेकिन बॉर्डन को इस खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं। जब डाकू पूरे जहाज की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उस द्वीप का जिक्र होता है जहाँ से ये जहाज आया था। इसके बाद वो सभी उस द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ कुछ दिनों के बाद ये कहानी उस द्वीप पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर एक महिला दूर समुद्र की ओर दूरबीन से देख रही होती है। वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है जो पिछले 70 दिनों से वापस नहीं लौटा है। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगती है और वो उदास होकर अपने घर लौट आती है। घर पर उसका एक छोटा बेटा होता है जो चल नहीं सकता और उसकी बहन भी उन्हीं के साथ रहती है। इसी दौरान पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने एक दोस्त के साथ भाग जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इस बात की जानकारी उस महिला जिसका नाम एसल है उसको नहीं होती। रात होती एसल की बहन एलिजाबेथ चुपके से एक चिट्ठी लिखती है और घर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगती है। उधर उसका दोस्त पहले से उस जगह पहुंच चुका होता है जहाँ उसने एलिजाबेथ को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन एलिजाबेथ के वहां पहुंचने से पहले ही कुछ अजनबी लोग उसके दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। उनके इरादे साफ तौर पर खतरनाक होते हैं, लेकिन वो उसके साथ क्या करते हैं ये हमको दिखाया नहीं जाता है। क्योंकि दूसरी ओर एलिजाबेथ अपना बैग लेकर एसल के कमरे में जाती है। वो अपने भांजे को प्यार से चूमे और वहीं पर चिट्ठी छोड़कर घर से निकल जाती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, ऊपर से कोई आवाज आती है जिससे एसल की नींद खुल जाती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है कि दरवाजा किसने खोला, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ नहीं बल्कि एक अजनबी आदमी खड़ा होता है। खतरे को समझते ही एसल तुरंत दरवाजा बंद करके उसे अंदर से लॉक कर देती है। फिर वो सबसे पहले अपने बेटे को उठाकर बेसमेंट में सुरक्षित छिपा देती है। इसके बाद वो एक बड़ी बंदूक लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और उस अजनबी का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है, पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। सामने से भी कई लोग अंदर घुस आते हैं और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम स्काउट होता है उसके पास आता है और उसे एक सोने की ईंट दिखाकर पूछता है कि बाकी का खजाना कहाँ पर है। ऐसा साफ कह देते कि उसे किसी भी खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर स्काउट और गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को उसे और ज्यादा पीने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ उस जगह पहुंचती है जहां उसे अपने दोस्त से मिला था, लेकिन वहां पर अपने दोस्त की लाश को देखकर वो टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय द्वीप के किनारे पर एक बड़ा समुद्री डाकुओं का जहाज दिखता है। ये कप्तान कॉनर का जहाज होता है जो अपने पूरे दल के साथ खजाने की तलाश में वहां पर पहुंचा है। द्वीप के लोग समझ जाते हैं कि ये डाकू बेहद खतरनाक है, इसलिए पूरे गांव में डर फैल जाता है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग चर्च में छप जाते हैं, जबकि बाकी लोग हथियार लेकर डाकुओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव वालों के पास बड़ी बड़ी तोपें भी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें चला पाते, डाकू अपनी बंदूकों से उनके ऊपर हमला शुरू कर देते। उस समय बंदूकें नहीं होती है और गांव वालों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वो जल्द ही घबरा जाते हैं। दूर से ये सब देखकर एलिजाबेथ डर जाती है और छप जाती है। इसी बीच कप्तान कॉनर गांव में आकर पूछताछ करता है कि बॉर्डन का घर कहाँ पर है। गांव वाले हैरान होकर कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना सिर्फ एक साधारण लड़की के लिए क्यों लाई गई है। इस पर कॉनर कहता है कि वो गलत समझ रहे हैं, वो लड़की कोई आम इंसान नहीं। तभी वहाँ पर स्काउट पहुंचता है जो पहले ही एसल को पकड़ चुका होता है। वो हंसते हुए कॉनर से कहता है कि उसका शिकार उसके हाथ में है। ये सुनकर बाकी डाकू भी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अब जैसे ही एसल को होश आता है, वो अचानक अपनी ताकत दिखाती है और खुद को आजाद कर देती है। इसके बाद वो एक एक करके उन सभी डाकुओं से लड़ना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज और ताकतवर होती है कि एक आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देती है और दूसरे को इतनी जोर से मारती है कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाता है। खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद एसल हार नहीं मानती और किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो अपने बेटे को बेसमेंट से बाहर निकालती है और उसको दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक, भले ही उसके ऊपर अभी अभी इतना बड़ा हमला ही क्यों ना हुआ। तभी गांव का पादरी वहां पर आता है और उसको बताता है कि बहुत खतरनाक लोग उसको ढूंढ रही है और उन्होंने कई गांव वालों को मार भी दिया है। ये सुनकर एसल तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां से भागने का फैसला करती है, लेकिन पादरी उसको रोकता है और कहता है कि ऐसा करने से खतरा और बढ़ सकता है। वो सुझाव देता है
कि वो बच्ची को सुरक्षित जगह ले जाए और एसएल को खुद डाकुओं का सामना करना होगा। एसएल उसकी बात मान जाती है। तभी उसको ये भी पता चलता है कि उसकी बहन रात में घर छोड़कर भाग गई है। अब उसे अपनी बहन की चिंता सताने लगती है। वो पादरी से कहती है कि वो उसके बेटे को सुरक्षित जगह ले जाए, जबकि वो खुद अपनी बहन को ढूंढने जाएगी। इसके बाद एसएल हाथ में चाकू लेकर उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जिसका जिक्र एलिजाबेथ ने अपनी चिट में किया था। दूसरी ओर एलिजाबेथ वापस घर की ओर लौट रही होती, तभी अचानक कोई पीछे से उसका मुंह दबाता है। वो घबरा जाती है, लेकिन जब वो देखती है तो वो एसएल होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ एलिजाबेथ रोते हुए बताती है कि उन लोगों ने उसके दोस्त को मार डाला। उधर दूसरी ओर डाकू एसएल के घर पहुंचते, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब आगे की कहानी में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। डाकू गुस्से से पागल हो चुके, क्योंकि उन्हें अपने खजाने का कोई सुराग नहीं मिलता है। वो पूरे घर की छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। तभी कॉर्नर बाहर निकलता है और उसकी नजर जमीन पर बने तीर चिन्ह के निशान पर पड़ती है। उसे तुरंत याद आता है कि एसएल का बेटा चल नहीं सकता है और वो समझ जाता है कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिना देर किए वो अपने आदमियों को उन निशानों के पीछे जाने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर असर में पादरी एसएल के बेटे को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में उनकी व्हील चेयर कीचड़ में फंस जाती है। पादरी बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसको निकाल नहीं पाता है और तभी उन्हें किसी के तेजी से पास आने की आहट सुनाई देती। वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन अगली पल सामने एसएल और एलिजाबेथ आ जाते हैं। एसएल तुरंत अपने बेटे को छुड़ाती है और फिर पास ही में छुपाई हुई एक छोटी सी लकड़ी की नाव निकालती है। वो अपने बेटे और बहन को उस पर बैठाकर नदी पार करवाने लगती है। पहले से बांधी गई रस्सी की मदद से वो उन्हें सुरक्षित पार भेजती और कहती है कि वो छुपकर उसका इंतजार करे, वो जल्द ही उनके पास आएगी। उधर कॉर्नर और उसके आदमी भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर व्हीलचेयर छोड़ी गई थी। वहाँ सिर्फ पादरी मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि बाकी लोग नदी पार कर चुके। पादरी अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ भी बताने से मना कर देता। कॉर्नर उसको मारता नहीं, लेकिन डराने के लिए उसके पैर में गोली जरूर मार देता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को नदी पार करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे वो पानी में उतरते हैं, मगरमच्छ उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कई आदमी वहीं पर मारे जाते हैं। इसी बीच एसएल अपने परिवार को आगे भेजती और खुद पीछे रुक जाती है, ताकि जो डाकू नदी पार करने में सफल हो गए वो उसे लड़ सके। उनके पास बंदूकें होती और एसएल के पास सिर्फ एक चाकू, लेकिन फिर भी वो बिना डरे उनसे भिड़ जाती है। वो एक एक करके उन सभी को खत्म कर देती है। ये सब देखकर उसका बेटा और बहन वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी ताकतवर कैसे है। तभी दूर से कॉर्नर की आवाज गूंजती। वो चिल्लाकर कहता है कि अब छुपने छुपाने का खेल खत्म हो चुका है और अगर एसएल आज रात उसका सोना लेकर उसके घर नहीं आए तो वो उसके पति को मार देगा। ये सुनकर एसएल को पता चलता है कि उसका पति उनके कब्जे में है। वो उनकी भाषा में जवाब देकर हामी भर देती है और फिर अपने बेटे और बहन को एक गुफा के अंदर ले जाती है, जो पूरी तरह छुपी हुई होती है, जिसमें जहाज से जुड़े कई सामान रखे होते हैं। वहीं पर उसकी बहन और उसका बेटा उससे सवाल करते हैं कि वो इतनी अच्छी तरह लड़ना कैसे जानती है। तब एसएल पहली बार उन्हें सच्चाई बताती है कि वो पहले एक जहाज की कप्तान थी, सालों पहले जब वो समुद्र में थी। तब कॉर्नर और उसके लोगों ने उनके जहाज पर हमला किया था। उस हमले में उसके सभी साथी मारे गए और उसे वो लोग अपने साथ ले गए। समय के साथ वो उन्हीं के बीच पली बढ़ी और उन्होंने ही उसको लड़ना सिखाया। बाद में शादी के बाद उसने वो जिंदगी छोड़ दी थी, लेकिन अब वही अतीत फिर से उसके सामने आया है। इसके बाद वो एक योजना बनाती है। रात होने पर वो अपनी बहन से कहती है कि अगर वो वापस ना आए तो वो उसके बेटे को लेकर जहाज से भाग जाए और उसकी चिंता ना करे। ये कहकर वो अपने हथियार लेकर अकेले निकल पड़ती है। उधर डाकू गॉर्डन को उसके घर ले आते हैं। घर के बाहर खून देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया है। इसी बीच कॉर्नर का एक साथी उसको समझाता है कि उन्हें सिर्फ अपना सोना चाहिए और बेवजह किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको डर होता है कि कॉर्नर बदले की भावना में आकर कुछ गलत ना कर दे। रात गहराती है और काफी देर तक एसएल दिखाई नहीं देती। उसका पति बेबस होकर इंतजार करता रहता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक गुप्त सुरंग के रास्ते से कुएं के पीछे से बाहर निकलती है और चुपचाप पहरा दे रहे आदमियों को एक एक करके धमका देती। फिर वो उसी सुरंग से अपने घर के अंदर पहुंचती है और अपने पति से मिलती। उसका पति रोते हुए उसे माफी मांगता है और बताता है कि ये सब उसकी गलती है। वो कहता है कि उसने जहाज से सोने का एक टुकड़ा चुराया था ताकि अपने बेटे का इलाज करवा सके, लेकिन उसकी वजह से ये सब मुसीबत आ गई। एसएल उसको दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जंजीरें बहुत मजबूत होती है। तब वो उसको एक चाकू देकर बाहर चली जाती है। बाहर कॉर्नर और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे हैं। एसएल उनके सामने खड़ी होकर कहती है कि उसने पूरे इलाके में बॉम्ब लगा दिए और अगर कोई भी हिला तो सब मारे जाएंगे। वो कहती है कि वो उनका सोना लेकर आई है, अब उसके बदले उसके पति को छोड़ दिया जाए। ये सुनकर कॉर्नर बाहर आता है और शक के साथ पूछता है कि उसको कैसे यकीन हो कि वो सच कह रही है। तब एसएल उन्हें सोना दिखा, जिसके बाद कॉर्नर उसके पति को बाहर बुलाने का आदेश देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर कॉर्नर के मन में बदले की आग जल रही होती। उसका एक साथी पहले ही उसको समझा चुका था कि बदला लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन कॉर्नर मानने वाला नहीं होता है। वो छुपकर अपने एक आदमी को इशारा करता है जो दूर से एसएल के पति पर निशाना साध लेता है। गोली चलती है, लेकिन किस्मत से वो सीधे नहीं लगती और माहौल एकदम से तनाव से भर जाता है। अगले ही पल लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। चारों तरफ से डाकू एसएल पर टूट पड़ते हैं और वो अकेले ही सबका सामना करने लगता है। इसी बीच मौका देखकर कॉर्नर उसके पति के पास पहुंच जाता है और उसके सीने पर
अपनी बड़ी तलवार तान देता है। एसल चिल्लाकर उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि जो भी करना है उसके साथ करे, उसके पति को छोड़ दे, लेकिन कॉनर उसके सामने ही उसके पति को मार देता है। ये देखकर एसल पूरी तरह टूट जाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ भागती है, पीछे से कोई उसके ऊपर गोली चला देता है जो उसके पैर में लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और दर्द से कराहने लगती है। कॉनर उसके पास आता है, उसके बाल पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब सब कुछ छोड़कर उसके साथ चलो। तभी पता चलता है कि कॉनर के दिल में अब भी उसके लिए कुछ भावनाएं बाकी है और वो चाहता है कि एसल फिर से उसके साथ उसी पुरानी जिंदगी में लौटे। लेकिन एसल साफ इनकार कर देती है। वो किसी तरह खुद को संभालती है, पास पड़ी एक जलती मशाल उठाती है और कुएं के पास बंधी रस्सी को जला देती है। फिर वो उसी कुएं के अंदर कूद जाती है और गायब हो जाती है। अब जैसे डाकू उस सोने के बक्से को खोलने की कोशिश करते हैं, अचानक से जोरदार धमाका होता है। छुपाए गए बम के फटने से कॉनर का साथी ली और उसके कई आदमी वहीं पर मारे जाते हैं। इस घटना के बाद बाकी बचे डाकू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ली ने पहले ही कॉनर को समझाया था कि सिर्फ सोना लेकर निकल जाना चाहिए, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके होते हैं। मरने से पहले भी वो कॉनर को लड़ाई रोकने के लिए कहता है, मगर कॉनर उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में आकर उसी को खत्म कर देता है। इसके बाद कॉनर अपने बचे हुए आदमी को समझाता है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। वो उन्हें बताता है कि जो सोना एसल लेकर आई थी वो असली नहीं था और असली खजाना अभी भी कहीं पर छुपा हुआ है। वो उन्हें लालच देता है कि अगर उन्हें वो खजाना मिल गया तो वो सब इस जिंदगी को छोड़कर अपने परिवार के साथ आराम से रह सकते हैं। ये सुनकर उसके आदमी फिर से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर एसल कुएं के रास्ते अपने छुपे हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो पूरी तरह घायल होती है और बहुत खून बह रहा होता है। उसकी बहन उसकी मदद करती है और उसके पैर से गोली निकालती है। इसी दौरान एसल अपने पति के बारे में सच बताती है, जिसको सुनकर सब दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन एसल समझ जाती है कि अब रुकने का समय नहीं, ये लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कॉनर जिंदा है। कुछ देर के बाद डाकू उस सुरंग के अंदर घुसने लगते हैं जहाँ पर एसल छुपी हो। वो छिपकर एक एक करके उनके ऊपर हमला करती है और अपनी बंदूक से उन्हें खत्म करती जाती है। धीरे धीरे उनके आदमी कम होते जाते हैं। आखिर में कॉनर उसे बाहर आने के लिए ललकारता है और कहता है कि छिपकर लड़ने का क्या फायदा, सामने आकर मुकाबला करो एसल। एसल सामने आ जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन एलिजाबेथ मौका देखकर उसके बेटे को लेकर चुपचाप निकलने की कोशिश करती है। तभी एक डाकू उनको देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में एसल का छोटा बेटा हिम्मत दिखाता है और चाकू से उस आदमी के हाथ पर वार कर देता है ताकि वो बच सके, लेकिन वो आदमी फिर भी उनका पीछा करता रहता है। तभी एलिजाबेथ एक रस्सी खींचकर उसके ऊपर तीर चलाती है जिससे वो गिर जाता है। अब जैसे वो गिरता है, एलिजाबेथ की नजर उसके गले में पड़े एक हार पर जाती है। वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उसके दोस्त को मारा था। गुस्से में वो हार तोड़ देती है और उसको मार डालती है। उधर एसल और कॉनर के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है जो पूरी रात और सुबह तक जारी रहती है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं हो। कॉनर उसे कई बार घायल करता है जो उसे आखिरी बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन एसल कहती है कि वो मरना पसंद करेगी, हारना नहीं। अब जैसे ही कॉनर उसे खत्म करने के लिए वार करने वाला होता है, पीछे से एलिजाबेथ आकर उसके ऊपर गोली चला देती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर एसल उसको घायल कर देती है और आखिरकार कॉनर की मौत हो जाती है, जिसके साथ ये लंबी लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। एसल खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है और आखिरकार वो वहीं पर गिर जाती है, जिसके कुछ समय के बाद उसका बेटा एक छोटी नाव में दिखाई देता है जिसे वो किनारे की ओर ले जा रहा होता है। तभी उसे नाव में एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा नजर आता है। वो उसको हटाता है तो उसको पता चलता है कि असली खजाना उसी नाव के अंदर छुपा हुआ था। ये देखकर एसल और एलिजाबेथ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अब वो उन डाकुओं से हमेशा के लिए आजाद हो चुके और इस खजाने के सहारे वो अपनी जिंदगी नए सिरे से खुशी के साथ जी सकते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द ब्लफ की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलें और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।